गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका वापस से मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपको बताया था मैंने कि संघीय कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका 3 प्रमुख अंग होते हैं सरकार के। तो उस दिन मैंने आपको वीडियो में बताया पहले कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। फिर आपको डिटेल में मैंने लेजिस्लेचर के बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में बताया। आज मैं आपको कार्यपालिका के बारे में बताऊंगी। तो हमारे संविधान के अंदर 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं। लेजिस्लेचर, जिसको हम व्यवस्थापिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, और जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं। उस दिन में मैंने आपको समझाया था कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट, संसद, और संसद जो है उसका पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। आज मैं आपको कार्यपालिका कराऊंगी। कार्यपालिका के अंदर भी पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जुडिशरी के अंदर या न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स आते हैं शीर्ष स्थान पर, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स। तो भारत के संविधान में कार्यपालिका का क्या महत्व है, क्या रोल है, क्या क्या कार्य किए जाते हैं, यह सब आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आपको बताया पहले वाले वीडियोस में भी कि सरकार के, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डील करते हैं, उस सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। कृपया जब ये वीडियो देखें तो इससे पहले आप जो 2 वीडियोस इसी आपके टॉपिक पे जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के डाल रखे हैं या सरकार के 3 प्रमुख अंगों के डाल रखे हैं, उन्हें पढ़ें ताकि आप इसे कोरिलेट करके पढ़ सकें। क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से अंग का बेसिकली क्या क्या कार्य होता है और तीनों का आपस में रिलेशन, अंतर संबंध किस प्रकार का है। फिर उसके बाद मैंने आपको लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ाया है कि व्यवस्थापिका में क्या क्या आता है, कैसे कैसे व्यवस्थापिका बनती है, लोकसभा में कौन व्यक्ति हैं, राज्यसभा में कौन व्यक्ति आते हैं। तो वह पढ़ने के बाद जब आप कार्यपालिका पढ़ेंगे तो आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। क्लास में तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप बीच में सवाल पूछ लेते हैं या मैं आपसे सवाल पूछ के फीडबैक ले लेते हैं। तो यहाँ पर फीडबैक का तरीका क्या है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप लोग पर्सनली पूछ लें कि मैडम इस चीज़ के अंदर ये वाला पॉइंट जो है वह समझ नहीं आया, या ये वाला पॉइंट जो है आप दोबारा समझा दें। और नहीं तो आप वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं संविधान के अनुसार। पहला व्यवस्थापिका, जिसका बेसिक काम है कानून बनाना। दूसरा कार्यपालिका, जिसका काम है लॉज का, कानून का क्रियान्वयन करना। और तीसरा जुडिशरी, न्यायपालिका, जिसका कार्य है लॉज को व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना कि कानून में कौन सा कार्य संविधान के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ, या नीतियों का निर्माण संविधान के हिसाब से है या नहीं। कार्यकारिणी या कार्यपालिका, जिसको हम अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, सरकार का वह अंग होती है जो राज्य के शासन का अधिकार रखती है। यानी कि राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार डायरेक्टली जो चलाता है उसे हम एग्जीक्यूटिव या कार्यकारिणी कहते हैं। कार्यकारिणी कानून का क्रियान्वयन करती है और उसे लागू करती है। जितने भी कानून देश में बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम, उनका क्रियान्वयन करने का काम, उनको मूर्त रूप में लाने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा होता है। अब हमारे यहाँ पर क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली जब आपको पढ़ाया था मैंने पिछले चैप्टर में, तो आपको बताया था कि हमारे यहाँ 2 प्रमुख होते हैं। एक तो हेड ऑफ द स्टेट,
जिसको हम हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का नाम देते हैं, और दूसरा हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार का मुखिया, जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली में या अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यकारिणी का प्रमुख दोनों राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है। लेकिन हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर सरकार का प्रमुख अलग होता है और देश का प्रमुख अलग होता है। तो एक कैबिनेट मंत्री जो विधायिका को उत्तरदायित्व होता है वह सरकार का प्रमुख होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री का नाम देते हैं, जबकि राज्य का प्रमुख और आम तौर पर एक औपचारिक राजा अथवा राष्ट्रपति होता है। तो हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली है। जब आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो आपको मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन अगर इसे कंपेयर करें तो अध्यक्षात्मक प्रणाली कहाँ पर है? यूएसए में। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, जहाँ पर जो सरकार का प्रमुख है वही देश का भी प्रमुख है। सारी पावर्स, सारी की सारी कार्य शक्तियाँ उसी में निहित होती हैं। तो हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रपति हैं जो औपचारिक तौर पे हमारे देश के प्रमुख हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं वह शासन जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा चलता है। अब आगे बढ़े, इसको डिटेल में समझें कि लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस जो हैं उनको डिटेल में अगर हम देखें तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि लेजिस्लेचर के अंदर हमारे यहाँ पर ये अमेरिका का सिस्टम है, और हमारे यहाँ क्या है? पार्लियामेंट है। अमेरिका में इसको कांग्रेस बोलते हैं, हमारे यहाँ हाउस ऑफ पीपल है, इनके यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ राज्यसभा है, इनके यहाँ उसको सीनेट बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, और सरकार कौन चलाती है? प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी तरह जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, और फिर नीचे हाई कोर्ट्स और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सरकार की 3 ब्रांचेस हैं। एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर प्रेसिडेंट है, फिर लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। संविधान के भाग 5 में, संविधान का जो भाग 5 दे रखा है हमारे यहाँ द यूनियन, उसके अध्याय में कार्यपालिका आता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जिनका अनुच्छेद 52 से 73 तक है, तथा मंत्रिपरिषद जो आर्टिकल 74 से 75 तक में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिस्क्रिप्शन संविधान के अंदर उल्लेख दिया गया है। जब आप यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे तो आप लोगों के लिए आर्टिकल्स याद करना बेहद ज़रूरी है। कम से कम ये वाले आर्टिकल्स तो ज़रूर याद रखें कि प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 52 में है, या प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशंस 53 में हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74, 75 इसमें आर्टिकल्स में हैं। तो हमारे यहाँ कार्यपालिका का स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर क्या है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी पावर्स का उपयोग, अपनी शक्तियों का उपयोग मेजॉरिटी पार्टी के लीडर, लोकसभा में आई मेजॉरिटी पार्टी के लीडर जिसको हम प्रधानमंत्री का नाम देते हैं, वह प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद के साथ करेगा। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में, यानी कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने के लिए
इस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अनुसार कार्य करेंगे, उनकी सलाह के द्वारा ही कार्य करेंगे। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कोई ऐसी सलाह देते हैं जो राष्ट्रपति को पसंद नहीं है, तो उन्हें उस पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति के ऐसे पुनर्विचार के पश्चात ही दी गई जो सलाह है, चाहे वो पुनर्विचार के पश्चात सेम सलाह दी हुई हो, राष्ट्रपति को उसके ऊपर कार्य करना, एक्शन लेना है। इस कथन में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ जानते हैं। उसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करने से यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी भी बात के लिए पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार करने के बाद भी अगर वही विधेयक या वही सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति बाध्य है उस सलाह को मानने के लिए। बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह दी जाएगी तो राष्ट्रपति को मानना उस सलाह को ज़रूरी होगा, कंपलसरी होगा, बाधित होगा। आगे बढ़ते हैं हम। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई। आपको मैंने बताया कि हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट और जो वास्तविक हेड ऑफ द स्टेट हैं, यानी कि सरकार के जो है प्रमुख हैं और जो देश के प्रमुख हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, पर वास्तव में यह शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रीय पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता। जब आप राष्ट्रपति, आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, आप पुराने वीडियोस देखिए तो राष्ट्रपति का बताया हुआ है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राष्ट्रपति जो हैं उनका निर्वाचन इनडायरेक्ट इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। इनका चयन सीधा नहीं होता। इसका अर्थ है राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं करता, बल्कि नागरिकों के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं वह राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह करते हैं। केवल संसद ही राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कर सकती है और पद से हटा सकती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री पर महाभियोग चलाने का, इनफैक्ट पूरी कार्यपालिका पर, जिसके अंदर राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और न्यायाधीश, इन सब के ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दोनों हाउसेस में से, लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी कर सकता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है या उसकी शुरुआत की जाती है वह लोकसभा ही कर सकती है। तो इस प्रक्रिया में संसद में विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति मैं एक बार आपको वापस से पढ़ाऊंगी क्योंकि अभी ये पार्ट 1 आ गया है, तो आप लोगों को राष्ट्रपति एक बार फिर से डिटेल में बताऊंगी। तब तक आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लें कि राष्ट्रपति संसद का भी अंग है। क्वेश्चन अगर आएगा, पार्लियामेंट हमारा संसद, हमारी विधायिका का मतलब क्या है? विधायिका का मतलब है प्रेसिडेंट, और संसद के 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका का क्या मतलब है? कार्यपालिका का भी पार्ट जो है वो हमारा राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ऑर्गन्स ऑफ सरकार के 3 अंगों के बारे में पढ़ाया कि राष्ट्रपति
हमारे यहाँ 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के बारे में हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट के 2 लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। इसीलिए मैंने प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को एक बार पहले से ही 8-10 वीडियो डाल के डिटेल में बता दिया था, ताकि आप समझ सकें कि प्रेसिडेंट की कहाँ कहाँ क्या क्या शक्तियाँ हैं और उनका उपयोग कैसे और किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन अब फर्स्ट ईयर आ गया है तो वापस से प्रेसिडेंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी।